Good morning, ma'am. Good morning. So in the previous lecture, we have seen the like how to file the ITR offline also and online also. We have seen the ITR forms also. So today हम लोग देखते हैं एक बार देख लेते हैं, एक बार रिविजन करते हैं कि अगर नॉर्मली हम लोग ने देखा था कि ITR जो फाइल करना है वो बिफोर टाइम पे फाइल करना था हमको, दैट इज सेक्शन 139(1) जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। दैट इज उसको बोलते हैं ड्यू डेट, और उसके पहले हम लोग ने अगर रिटर्न फाइल किया रहेगा दैट इज 139(1) के अंदर आ रहा था। सो यहाँ पे रिटर्न ऑफ लॉस भी बोला है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ लॉस दैट इज सेक्शन 139(3) के अंदर आता है। हम लोग ने सेक्शन 139(1) देखा है, ये है सेक्शन 139(3) सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑफ लॉस। मतलब इन केस हम लोग ने जब वो देखा था चैप्टर दैट इज सेट ऑफ एंड क्लबिंग ऑफ इनकम देखा था ना हम लोग ने, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो वहां पे हम लोग जो सेट ऑफ कर रहे थे, जो लॉस हो रहा है उसको अगेंस्ट हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट हम लोग उसको एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ लॉस रह जाता है तो आप उसको रिटर्न फाइल करके हमको बताओ। ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है? बिकॉज अगर इन द केस अगर आपके बिजनेस में लॉस भी होता है तो गवर्नमेंट आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करने को दे रही है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने को दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पता तो चलना चाहिए कि आपका नुकसान हुआ है, तभी हम लोग नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट से उसको एडजस्ट करने को देंगे। इसके लिए इसको बोला है रिटर्न ऑफ लॉस, दैट इज सेक्शन 139(3) के अंदर था। उसके बाद एक बिलेटेड रिटर्न होता है, जैसे कि वो बर्थडे जाने के बाद विश करते हैं, वैसे ही रिटर्न का डेट जाने के बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया होगा, सेम वे यहाँ पे भी वही है, सेक्शन 139(4) के अंदर आ रहा है ये। यहाँ पे आपको वही बताया कि ड्यू डेट एक्सपायर, मतलब ड्यू डेट जाने के बाद अगर आप रिटर्न फाइलिंग करते हो तो यहाँ पे आपको बताया है दैट इज बिलेटेड रिटर्न। लेकिन कब तक फाइल करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे दो चीजें बताइए। दैट इज मेरा 1 ईयर, जब तक मेरा 1 ईयर जो का असेसमेंट ईयर जो है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक, या फिर मेरा असेसमेंट मतलब वो ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता तब तक, या फिर असेसमेंट ईयर खत्म नहीं होता तब तक, दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा वो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल से हम लोग का प्रीवियस ईयर है 1920 और मेरा असेसमेंट ईयर है 2021। मैंने 1920 का रिटर्न फाइल नहीं किया है, 31 जुलाई तक कर देना चाहिए था। 31 जुलाई तक नहीं किया तो मेरे पास क्या टाइम है? 31 दिसंबर तक का टाइम है, क्योंकि ये वाला ईयर कभी खत्म होगा मेरा। 1920 का ईयर नॉर्मली कैलेंडर ईयर कभी खत्म होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो आपको एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखना है। एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर बोला है तो कैलेंडर ईयर खत्म कब तक होता है आपका? 31 दिसंबर तक। और असेसमेंट ईयर कभी कंप्लीट होगा? वो तो मार्च में ही होगा। तो दिसंबर और मार्च विच एवर इज अर्लियर, तो जो टाइम पे आपका जो डेट अर्लियर होगा दैट इज योर बिलेटेड रिटर्न मानेंगे उसको। कब तक फाइल करना चाहिए आपको वो भी बोला हुआ है। बिलेटेड रिटर्न का भी टाइम होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद तुमने फाइल किया है 2 साल के बाद फाइल कर रहे हो, यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आता है रिवाइज रिटर्न, मतलब नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है या कुछ मिस्टेक कर दिया, या फिर आपने कम प्रॉफिट दिखाया, ज्यादा प्रॉफिट दिखाया, मतलब कुछ एक और इनकम रहेगा, 2-3 इनकम रहेगा जो आपने दिखाना रहेगा आपका इनकम फाइल में, तो कुछ कम दिखाया, ज्यादा दिखाया, तो उसको कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 139(5) के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेक्शन देखे, 139(1), 139(4), 139(5), ये तीनों है। याद रखना रिटर्न ऑफ लॉस भी रिटर्न फाइल करके बताना पड़ेगा। बिलेटेड रिटर्न होगा तो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करके बताना ही पड़ेगा कि रिटर्न फाइल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि डेट गया तो छोड़ दो, इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा सा पेनल्टी भी लग सकता है, बट उसको आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न भी आप कर सकते हो नॉर्मली, वो भी आपका डेट यही सेम है कब तक फाइल करना चाहिए। यहाँ पे वही बोला देयर शुड बी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द ओरिजिनल रिटर्न। सो आपको रिटर्न फाइल करने का टाइम दिया हुआ है। कब तक करोगे रिवाइज यार? तो वही टाइम दिया हुआ जब तक मेरा ईयर ही खत्म नहीं होता, दैट इज 31 दिसंबर और 31 मार्च विच एवर इज अर्लियर। सो इट वॉज तो जस्ट एन ITR का था, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल सब देख रहे थे हम लोग। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज TDS। क्या लगता है आपको TDS क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय TDS? एनीवन? क्या ये टैक्स है? क्या लगता है आपको, क्या ये टैक्स है? ये इसका फुल फॉर्म तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, बट इसका मतलब क्या है?
क्या लगता है टैक्स ही आपको? हुआ ना फिर मैम। तो ये टैक्स है ऐसा बोल रहे हो आप लोग? इट्स नॉट अ टैक्स। देखते हैं हम लोग। ये आप बोल रहे हो इसका फुल इट्स फॉर्म बरोबर है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे मैंने बताया ये टैक्स है, बट ये टैक्स नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका नाम भले ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बट ये एक टैक्स खुद अलग से टैक्स नहीं है। ये इनकम टैक्स का एक पार्ट है, अलग से टैक्स नहीं है। ये सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक जरिया बोल सकते हो आप। इट्स अ वे टू कलेक्ट अ टैक्स एट अ सर्टेन परसेंटेज। गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा था। नॉर्मल जो टैक्स स्लैब रेट बनाया हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा, स्लैब रेट बनाया हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का इनकम इतना हो जाने के बाद भी, इनकम क्रॉस होने के बाद भी सर्टेन परसेंटेज क्रॉस पे भी वो लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे। मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्लैब रेट बनाया हुआ है कि अगर 2.5 लाख तक रहेगा तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जामेशन है, 2.5 लाख से ऊपर जाता है, 5% तक जाता है तो आपको 10%, मैं ओल्ड रेट के हिसाब से बात कर रही हूँ, 10% के हिसाब से आपको टैक्स रेट, 5% के हिसाब से टैक्स रेट पे करना है। 5 लाख टू 10 लाख जाएगा तो 20% पे करना है, और 10 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो 30% टैक्स रेट पे करना है। ये तो सबको बताया हुआ है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको बताने के बाद भी लोगों का इनकम क्रॉस हो जाता है और लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जरिया निकाला। अभी इनकम टैक्स का जो रूल है वो तो 1962 से एप्लीकेबल है, 1961 में आया, 1962 से एप्लीकेबल है। लोग तभी भी टैक्स नहीं पे कर रहे थे करके 1994 में ये लोग ने फाइनेंस एक्ट लाया। फाइनेंस एक्ट में ये लोग ने स्लैब रेट बनाया, उसके बाद भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो टीडीएस लाया। क्या लगता है टीडीएस कब लाया होगा ये लोग? टीडीएस ये अलग से टैक्स नहीं है, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं करके ये कलेक्शन का एक वे निकाला है लोगों ने कि आपकी इनकम से हम लोग पहले डिडक्ट कर लेंगे, आप हमको दो या मत दो। लोग भूल जाते हैं ना, बाद में नहीं दे पाते, तो अभी ये कौन पे करेगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेलो, तो ये जो है ये टैक्स कलेक्शन का एक जस्ट वे है, ये अलग से एक टैक्स नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ वे टू कलेक्ट टैक्स। यहाँ पे बात ये आती है कि कौन कलेक्ट करेगा, कौन पे करेगा गवर्नमेंट को। द पर्सन इज मेकिंग एनी पेमेंट, उसको रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है। जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस कट करके पेमेंट करेगा, ऐसा बोल दिया है गवर्नमेंट ने। नहीं तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। क्या बोला गवर्नमेंट ने, जो पेमेंट कर रहा है वो, मतलब फॉर एग्जांपल से आपकी प्रॉपर्टी आपने मुझे रेंट पे दिया। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने मुझे रेंट पे दिया है तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं आपको पेमेंट दूंगी एज अ रेंट, क्योंकि मैं प्रीमाइसेस यूज कर रही हूँ आपका। जब मैं आपका प्रीमाइसेस यूज कर रही हूँ, मैं आपको रेंट दूंगी, तो रेंट का पैसा मैं आपको दे रही हूँ। तो रेंट का पैसा मैं दे रही हूँ, तो नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टीडीएस का अमाउंट। गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी अगर मैंने टीडीएस कट नहीं किया तो, गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ेगी, प्रॉपर्टी उनका है, लेकिन यूज मैंने किया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे वो बोला गया है कि टीडीएस जो है इट्स जस्ट वे टू कलेक्ट द टैक्स, बिकॉज लोग पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है। ये रूल जो निकाला है ये आया है फॉर अब बोल सकते हो 20 जैन 2010 में आया हुआ है। 20 जैन 2010 में आया हुआ है, 20 जनवरी 2010 में। लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। जनवरी में आया, लेकिन वो लोग ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल किया है, दैट इज 1 अप्रैल 2010 से टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। तब से जो भी पेमेंट करेगा वो टीडीएस कट करके पेमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज है, सर्टेन अमाउंट है, अगर आपका वो अमाउंट क्रॉस हो जाता है तो आपको पेमेंट करने के टाइम पे उतना डिडक्ट करना पड़ेगा। एक अमाउंट दिया हुआ है कि कितना अमाउंट रहेगा तो टीडीएस कट करो, क्या छोटा अमाउंट रहेगा तो भी टीडीएस कट करना है, क्या बड़ा अमाउंट रहेगा तो टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि इट्स नॉट अ टैक्स, इट्स जस्ट कलेक्शन का वे है ये। कौन टीडीएस, फिर बात आता है कि कौन डिडक्ट करेगा, डिडक्ट वो करेगा जो पेमेंट कर रहा है, द पर्सन हु इज मेकिंग अ पेमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल। अभी यहाँ पे बताया है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टीडीएस डिडक्टर की। मतलब जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, जब फॉर एग्जांपल से मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ तो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बताया हुआ है कि मुझे गवर्नमेंट से 10 नंबर लेना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग एक इंडिविजुअल है
तो हम लोग के पास पेन होता है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, दैट इज पेन नंबर। तो यहाँ पे एक 10 नंबर होगा गवर्नमेंट का, लाइक जो अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपके पास क्या होगा, 10 नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन नंबर भी होना चाहिए डिडक्टी का। आप क्या करो, आप डिडक्टर हो करके, आप डिडक्टर हो तो गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट से 10 का रजिस्ट्रेशन करवा दो। 10 नंबर मतलब नॉर्मली इसको हम लोग आप बोल सकते हो कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट होता है, ये अकाउंट नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर बोल सकते हो आप इसको, कि आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हो करके आपके पास डिपार्टमेंट के पास से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास डिडक्टी का पैन नंबर होना चाहिए, मतलब मैं जिसका डिडक्ट कर रही हूँ टीडीएस, उसका पैन नंबर मेरे पास होना चाहिए। आपको नेचर ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेचर ऑफ पेमेंट मतलब किस चीज का पेमेंट कर रहे हो आप, आपका उसका नेचर क्या है। जैसे कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो रेंट का एग्जांपल था, मतलब मेरा नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो गया, रेंट हो गया। कोई किसी को सैलरी दे रहा है, तो सैलरी जब दे रहा है तो सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट होके आएगा, तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो गया, नेचर ऑफ पेमेंट में सैलरी आएगा। तो वैसे आपको फाइंड आउट करना है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, देखेंगे हम लोग। आपको यहाँ पे उसके हिसाब से कैटेगराइज करना है परसेंटेज के हिसाब से। आपको एक एक सेक्शन दिया हुआ है, नेचर आप फाइंड आउट कर लोगे तो नेचर के सामने उसका परसेंटेज भी है और उसका सेक्शन भी है, तो आपको वो भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। उसका डिडक्शन का रेट आपको पता होना चाहिए, एक स्पेसिफाइड रेट क्या है। अगर आपने डिडक्ट कर लिया है तो डिडक्ट करने के बाद आपको गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचाना भी चाहिए, बैंक में गवर्नमेंट का ऑन टाइम। अगर आप फॉर एग्जाम्पल से मैं इसी पैसे डिडक्ट कर लेती हूँ मैं किसी के इधर से, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम मेकिंग अ पेमेंट, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। बट वो डिडक्ट करने के बाद क्या मैं मेरे पास रखूँ वो पैसा, नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ेगा। तो जब मैं वो गवर्नमेंट को पहुंचाऊंगी तो वो टाइम दिया हुआ है यार, कोई भी टाइम पे आप उठ के गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का भी टाइम दिया हुआ है, एक बैंक बताया हुआ है, डेस्टिनेशन एक बैंक दिया हुआ है कि आप यही बैंक में जाके ये टाइम पे आप पैसा पे कर सकते हो। जैसे आपने पैसा पे किया आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट आएगा, हर पेमेंट के बाद आपको हर एक का एक सर्टिफिकेट आता है। सैलरी डिडक्ट हुआ तो एक सर्टिफिकेट आएगा, उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे। आपने घर खरीदा, घर खरीदने के टाइम पे भी आपने टीडीएस जिसने पेमेंट किया, घर खरीद रहे हो तो पेमेंट ऑफकोर्स आप ही करोगे, बट ऑब्वियसली जब आप पेमेंट करें तो आप टीडीएस कट करके पेमेंट करोगे। एक अमाउंट दिया है कि कितने लाख रुपए का मैं घर खरीदूं तो टीडीएस डिडक्ट करूँ, तो उसमें भी आपको टीडीएस सर्टिफिकेट आएगा। तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। हम लोग ने जहाँ से देखा था ये लॉगिन वगैरह करते हैं ना हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे जाके, लॉगिन राइट साइड पे आप देखोगे तो रजिस्टर, लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड था, फिर ऑफलाइन यूटिलिटी का मोड था। लेकिन आप जब लेफ्ट साइड पे देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है टैक्स के रिलेटेड, जिसको टीडीएस का भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया टीडीएस अलग से नहीं है, टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है, तो उसी साइड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल भी करना है, कि गवर्नमेंट को बताना तो है कि आपने कितना रिटर्न फाइल मतलब कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे भी 10 नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया 10 नंबर आप बोल सकते हो, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर बोल सकते हो या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोल सकते हो आप, ये उसका फुल फॉर्म है। ये भी 10 मतलब 10 डिजिट ही होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है ये भी। जैसे पेन नंबर कैसा होता है, पेन नंबर का रेशो क्या बताया था मैंने, 5:4:1 बताया था। 5:4:1 मतलब 5 मेरा अल्फा रहेगा स्टार्टिंग का, जो मैंने आपको बोला था खुद के नाम से क्रिएट करने के लिए, जो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग का आपके अपने नाम से होता है लाइक अल्फा। उसके बाद 4 न्यूमेरिक आएगा बीच में, और लास्ट में फिर से अगेन एक अल्फा आएगा। बट 10 नंबर कैसा होता है, ये उल्टा रेशियो होता है, 4:5:1 होता है। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास 4 अल्फा होगा, 5 न्यूमेरिक होगा और फिर लास्ट में एक अल्फा होगा। तो यहाँ पे याद रखना ये रेशियो जो भी होता है ये आपको 10 नंबर काम आएगा, क्योंकि 10 नंबर जो आपको बताना पड़ेगा लाइक टीडीएस रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, पेमेंट करने के टाइम पे, कम्युनिकेशन करना है अगर आपको कुछ भी आईटी डिपार्टमेंट के साथ, तो ये आपको काम आने वाला है। समझ में आया, तो ये इसका रेशियो क्या रहेगा 4:5:1। नॉर्मली अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ABCD ये 4 अल्फा हो गया, और न्यूमेरिक में चाहिए तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में कोई भी अल्फा यहाँ पे ले सकते हो। समझ में आया।
तो जस्ट एन ये 10 नंबर का एग्जाम्पल था। जैसे हम लोग ने पेन का अप्लाई किया था, वैसे ही आप उसके नीचे ही 10 है, अप्लाई कीजिए। नॉर्मली कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं। इसका ऑफलाइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ऑनलाइन नहीं दिया हुआ है, इसको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल रिटर्न करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। 10 का फॉर्म डाउनलोड कीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि टीडीएस विदाउट पेन, तो हायर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। नॉर्मली टीडीएस कितना डिडक्ट होता है, आपको एक सर्टेन परसेंटेज बताया है। कौन सी इनकम है उसके हिसाब से सबका अलग अलग डिडक्शन का परसेंटेज है। अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है, मैंने आपको क्या बोला अभी, डिडक्टर के पास, डिडक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिडक्टी का पेन नंबर लेना जरूरी है। अभी हम लोग ने लिस्ट देखा ना, ये देखो ये जो लिस्ट है, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला है, ऑब्टेन पेन नंबर ऑफ डिडक्ट। मतलब मेरे पास खुद का तो 10 नंबर होना चाहिए बिकॉज मैं डिडक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास डिडक्टी का भी पेन नंबर। क्या बोल रहे हो? बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है। हेलो, हाँ मैम। आ रहा है आवाज? हाँ सो जैसे मैं टीडीएस डिडक्ट कर रही हूँ तो मुझे 10 नंबर होना कंपलसरी है आईटी डिपार्टमेंट से, जिसको टैक्स अकाउंट नंबर बोल सकते हो आप, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर बोल सकते हो, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोल सकते हो, बट टी स्टैंड्स फॉर टैक्स एंड ये अकाउंट नंबर है एएन। तो टैक्स कलेक्शन भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन भी बोल सकते हो आप। तो जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बोला है कि जैसे मैंने 10 नंबर कस्टमर्स मतलब गवर्नमेंट से लूंगी 10 नंबर, तो जिसका डिडक्ट कर रही हूँ उसका पेन नंबर भी मेरे पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको जो रेंट का एग्जाम्पल दिया था, आपकी प्रीमाइसेस मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे आपको रेंट देना बनता है, तो मैं आपको रेंट दूंगी। मेरे पास 10 नंबर भी है बिकॉज मैंने डिडक्ट किया है, लाइक मैंने डिडक्शन करना है मुझे टैक्स का, तो मैंने गवर्नमेंट से 10 नंबर लिया हुआ है। लेकिन आपका पेन नंबर भी मेरे पास होना चाहिए। आप बोलते हो मेरे पास पेन नहीं है, तो पेन नहीं है तो यहाँ पे आएगा टीडीएस विदाउट पेन। अगर आप लोग कट कर रहे हो तो हायर टीडीएस डिडक्शन ऑफ टीडीएस होगा, दैट इज 20% फिक्स है। यहाँ पे सीधा बोला है इफ डिडक्टी डज नॉट हैव पेन नंबर और पेन, तो टैक्स इज डिडक्टेबल आइदर अ नॉर्मल रेट ऑफ रेट दैट इज 20%, या फिर नॉर्मल रेट जो भी रहेगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा वो हम लोग चार्ज करेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे बोला हुआ है फॉर एग्जाम्पल से कैजुअल इनकम, एग्जाम्पल लेते हैं कैजुअल इनकम की। मैंने आपको अदर सोर्स के टाइम पे आपको बताया था कि कैजुअल इनकम मतलब क्या। कैजुअल इनकम मतलब जो आप एवे ही कमा ले रहे हो कुछ भी नहीं करके, दैट इज हॉर्स रेस था, बेटिंग था, गैम्बलिंग था, लॉटरी टिकट था, तो ये सब हमारा कैजुअल इनकम है। अगर आपने ये सब कमा रहे हो तो यहाँ पे भी एक अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट तो नहीं दिया है बट यहाँ पे आपको बोला गया है कि 30% आपका टैक्स डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कैजुअल इनकम आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और आपको टीडीएस का रेट क्या है 30%, मतलब टैक्स का रेट जो है कैजुअल इनकम पे वो है 30%। अगर आप कैजुअल इनकम का कोई पेमेंट कर रहा है आपको और उसके पास पेन नंबर नहीं है डिडक्टी का, तो 30% और 20% विच एवर इज हायर, तो नॉर्मल 30% ही लगने वाला है। तो उसमें इसका नुकसान नहीं है पेन हो या नहीं हो, क्योंकि नॉर्मल वैसे भी 30% लग रहा है और पेन नहीं होगा तो भी 30 लगेगा, क्योंकि विच एवर इज हायर बोला है। मतलब आपका जो नॉर्मल रेट दिया हुआ है सेक्शन के सामने वो, और 20% विचेवर इज हायर, मतलब आप इतना फिक्स कर लो कि जहां पे आपको 10% लगने वाला था पेन होने के बाद भी, लेकिन अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो 20% लग जाएगा। देखते हैं हम लोग, बट इतना याद रखना कि अगर आप जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो उसका पेन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट करना है। और याद रखना नॉर्मल रेट क्या है उसका, दोनों आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो याद रखना टीडीएस विदाउट पेन रहेगा तो 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑफिस है, आपको ऑफिस क्यों दिखाया है यहाँ पे, ये आपको एक ऑफिस है और यहाँ पे ये देखो क्या मतलब है इसका, क्या लग रहा है आपको? से यहाँ एम्प्लॉयर इनकम। यस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो हम लोग ने फर्स्ट हेड में देखा था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मीन्स क्या, सैलरी मिलेगा यहाँ पे। मतलब ये जो सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं ये सैलरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो एक ऑफिस है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, इसको पैसा मिल रहा है,
तो जब पैसा मिल रहा है, टीडीएस कौन डिडक्ट करने वाला है? जो पेमेंट कर रहा है। अभी ये केस में कौन पेमेंट करता है? ये केस में तो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा। मतलब ये केस में, सैलरी के केस में, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। तो हम लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी है, पूरा लिंक है। यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस में 2 जन जाते हो, मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉय जाता होगा, एम्प्लॉय जाता है तो उसको एम्प्लॉयर पैसा देता है एज ए सैलरी। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस भी है, तो यहाँ पे लिंक है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को ये देखना है कि टीडीएस ऑन सैलरी, दैट इज सेक्शन 192। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो सेक्शन 192 क्या बोल रहा है? सेक्शन 192 बोल रहा है कि आपकी सैलरी से हम लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे, लेकिन कभी, वो तो नॉर्मल स्लैब रेट पे ही जाएगा। ये जो जाएगा आपको नॉर्मल स्लैब रेट पे ही जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके पास आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी आएगा। तो टीडीएस का सर्टिफिकेट लाइक सैलरी जो हुआ है, सैलरी में से जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट आता है। आपका एम्प्लॉयर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वही सर्टिफिकेट देगा। तो अपन, क्योंकि लोगों के पास डिडक्शन नंबर भी है, तो आप साइट से आप ले भी सकते हो वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना था? हम लोग को ये देखना है कि टीडीएस ऑन सैलरी, दैट इज सेक्शन 192 पे है, तो आपको सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा। और अगर आपकी सैलरी डिडक्शन हुई है, सैलरी में से आपका टीडीएस अगर डिडक्शन हुआ है, तो उसका आपको एंट्री भी पास करना पड़ेगा। आपको एंट्री पास करके बताना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना था, आपने टीडीएस कितना डिडक्ट किया। बट ये कौन से रेट पे जाएगा? यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया हुआ, ये नॉर्मल आपके स्लैब रेट पे जाएगा। जो हम लोग ने स्लैब रेट देखा था 0 to 2,50,000 तक है अगर आपका इनकम, तो आपके इनकम पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाता है, 5 लाख तक जाता है, तो हम लोग आपकी इनकम का 5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नॉर्मली ये इनकम टैक्स का जो मतलब जो सैलरी का रेट है वो स्लैब रेट के हिसाब से ही जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ पे देखो क्या बोला है, टैक्स कैसे लगाओगे आप? टैक्स जो लगेगा वो आपका स्लैब रेट से लगेगा। मतलब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, फिक्स नहीं है, कट ऑफ नहीं दिया हुआ है कि कितना होगा तो आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे सीधा बोला है कि अगर आपका सैलरी का हेड्स ऑफ इनकम, और हेड्स ऑफ इनकम हम लोग ने इनकम टैक्स के स्लैब रेट में पढ़ा है कि अगर मेरा इनकम इधर से इधर तक जाता है तो इतना परसेंट मुझे टैक्स पे करना है। दैट्स इट। तो ये स्लैब रेट के हिसाब से जाएगा। फर्स्ट सेक्शन हम लोग ने क्या देखा? टीडीएस ऑन सैलरी, दैट इज सेक्शन 192। बट यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे बोला है देखो टीडीएस सर्टिफिकेट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे। तो यहाँ पे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 के नाम से आएगा। क्या आएगा? फॉर्म 16 के नाम से दिया जाएगा। आपका एम्प्लॉयर जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है ना, वो आपको एक फॉर्म 16 देगा। फॉर्म 16 क्या है? आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखना, फॉर्म 16 में डिटेल क्या क्या होती है। आपको बोला है नेम होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा, पेन नंबर होगा, एम्प्लॉयर का नाम होगा, पेन नंबर होगा, एम्प्लॉयर का 10 नंबर जो उसने, लाइक मैंने आपको पहले बोला, जो डिडक्टर है उसको 10 नंबर लेना कंपलसरी है। तो एम्प्लॉयर का 10 नंबर होगा। आपने सैलरी कितना पेड किया है, सैलरी जितना पेड किया है क्या उतना ही टीडीएस आपने पे कट किया है क्या, बरोबर टाइम पे कट किया है या नहीं किया है, कट करने के बाद आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा फॉर्म 16 के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि टीडीएस ऑन सैलरी, दैट इज सेक्शन 192 है, वो टैक्स रेट के हिसाब से जाता है। मतलब उसका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से वो टैक्स डिडक्ट होगा, और सर्टिफिकेट के नाम पे आपको फॉर्म 16 दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी है, और अगर सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा आपके एम्प्लॉयर से। और क्या क्या होता है यहाँ पे देखो, और बोला है कि आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, ऊपर देख सकते हो आप, हम लोग लाइन से जा रहे हैं कि फॉर्म 16 का जो डिटेल हमने देखा, जिसका नाम होगा, एड्रेस होगा, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप टॉप पे देखोगे, फॉर्म 16 जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर अगर टॉप पे देखोगे आप, तो आपको दिखेगा सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 नॉट 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इशू बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। वही मैंने आपको अभी बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जो डिडक्ट करेगा वही देने वाला है। उसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको बोला है कि फॉर्म 16 क्या काम आएगा। फॉर्म 16 आपको काम आएगा आईटीआर फाइल करने के लिए काम आएगा, टीडीएस का प्रूफ हो जाएगा ये। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो भी काम आएगा, वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको ये फॉर्म 16 काम आएगा। जब हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ये आईटीआर का फॉर्म आपको फॉर्म 16 देख के फाइल करना होता है। याद आ रहा है कुछ? फॉर्म 16 देख के हम लोग को फिल करना होता है डेटा। तो
कोई भी एम्प्लॉय होगा उसका फॉर्म 16 में तो उसका डेटा दिया हुआ ही है। डेटा मतलब कैसा डेटा, आप लास्ट में देख सकते हो कि आपका टोटल सैलरी आपको कितना मिला है, आपने एग्जेम्पशन कितना क्लेम किया है, ग्रॉस इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है, नेट अमाउंट कितना है आपका, लेकिन वो सब आपको यहाँ पे बताया हुआ है, रिबेट कितना ले रहे हो आप। तो ये सब चीजें आपको क्या बताइए यहाँ पे कि फॉर्म 16 के अंदर क्या क्या होता है। तो फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, अगर नहीं दे रहा है तो आप इनकम टैक्स साइट पे जाके भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फॉर्म 16। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेसेस करके एक फाइल होती है, ट्रेसेस करके एक वेबसाइट होती है ना फाइल, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म 16 के बारे में था। हम लोग जरा देख लेते हैं कि अभी एंट्री किस तरह से पास करते हैं। मैंने आपको जैसे ही बोला कि ये ट्रेसेस पे आपको मिल जाएगा, ट्रेसेस की जो साइट है, ट्रेसेस का फुल फॉर्म अगर आप देखना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, दैट इज T stands for TDS and R stands for reconciliation and A stands for analysis and C stands for correction, E stands for enabling and S stands for system। मतलब नॉर्मली ट्रेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, TDS, reconciliation, एनालिसिस, करेक्शन, एनेबलिंग, सिस्टम। इट्स ये नॉर्मली ऑनलाइन फैसिलिटी दिया हुआ है IT डिपार्टमेंट ने आपको कि आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेसेस पे आप चेक कर सकते हो। रिकंसिलेशन वर्ड वहाँ पे डाला हुआ है बिकॉज ट्रेसेस में आर जो है वो आर का मतलब है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन करना मतलब असेस करना, एंड असेस करना मतलब चेक करना। तो आप एनालिसिस कर रहे हो कि क्या आपका TDS बरोबर हुआ है या नहीं, TDS डिडक्ट बरोबर हुआ है या नहीं, बिकॉज C स्टैंड्स फॉर करेक्शन, करेक्शन करना है हमको यहाँ पे। तो बरोबर है या नहीं है हमको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, आपको नॉर्मली लॉग इन करना है और आपको दिख जाएगा वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे। अगर आप जाते हो तो फॉर्म 16 वगैरह वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो सर्टिफिकेट का डेट आपको दिया है, दैट इज 31 मई। 31 मई का आपको टाइम दिया हुआ है, आपको तब तक लाइक तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग करने का, 31 जुलाई। मैं नॉर्मली जो रिटर्न फाइल करती हूँ वो 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करती हूँ। तो आपको जो सैलरी का सर्टिफिकेट आएगा वो आपको आएगा 31 मई। बट TDS का भी डिडक्ट होगा। सी ये जरिया ही निकाला है, TDS कलेक्शन का एक जो जरिया निकाला है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए ही निकाला गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप मंथली सैलरी ले रहे हो तो हम लोग एक साल तक नहीं वेट कर सकते हैं, 31 जुलाई तक का नहीं वेट कर सकते हैं कि हम लोग को इनकम आएगा एक साल, क्योंकि खाना हमको भी डेली खाना पड़ता है। तो हमको भी इनकम डेली चाहिए, मतलब मंथली चाहिए, जैसा भी आप बोलो। तो यहाँ पे क्या बोला गवर्नमेंट ने, जैसे आपको पेमेंट आएगा ना हमको भी आना चाहिए तुरंत ही, जैसे आप कमाओगे वैसे हमको कमाने को दो। इसके लिए गवर्नमेंट ने TDS का जरिया निकाला है। आप कमाओ हमको भी कमाने दो, आप नहीं कमा रहे हो हमको भी मत दो, वैसे ही बोला। ठीक है, तो फॉर्म 16 हमने देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास करना है। अगर आपने सैलरी का TDS, नॉर्मली हम लोग अगर किसी को सैलरी दे रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री क्या पास करेंगे, एम्प्लॉयर एंट्री क्या पास करेगा, क्या लगता है आपको? सैलरी उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो नॉर्मली जब आपको एंट्री पास करनी है तो आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो एक्सपेंसेस होगा मेरा, तो एक्सपेंसेस का नाम आएगा, पेमेंट कर रही हूँ या पार्टी को दे रही हूँ नॉर्मली जो है वो आपको उसको वो भी आएगा, पार्टी का नाम भी आएगा, और TDS भी आएगा। मतलब TDS की एंट्री में नॉर्मल तीन तीन ट्रांजेक्शन के अंदर तीन अकाउंट हो सकते हैं। एक तो एक्सपेंसेस का अकाउंट होगा, पार्टी का अकाउंट होगा और एक TDS का अकाउंट होगा। नॉर्मली अगर आप बोलते हो कि एम्प्लॉयर सैलरी पेड कर रहा है तो एंट्री क्या आनी चाहिए, सैलरी आएगी, नॉर्मल एंट्री आएगी, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। नॉर्मल सिचुएशन में अगर पेमेंट नहीं किया है तो आप पार्टी का नाम भी ले सकते हो या फिर सैलरी पेबल बता सकते हो, दैट इज आउटस्टैंडिंग। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिया है, दैट इज अक्षय प्राइवेट लिमिटेड पेड सैलरी। यहाँ पे देखो एक कंपनी है, अक्षय प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसने सैलरी पेड किया है टू बाबूराव। बाबूराव नाम सुना है नाम, तो उनको यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है ऑन 5th Feb 2020 of rupees 29,890 आफ्टर डिडक्टिंग TDS ऑफ 110। सी यहाँ पे जब सैलरी का डिडक्शन होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री किस तरह से पास करनी है, नॉर्मल बेसिक एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। दैट इज एंट्री आएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपका ये सैलरी जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है। सैलरी क्या है, सैलरी आपका जो है वो सैलरी एक्सपेंडिचर है।
एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो आपको क्या करना है, सैलरी मेरा 30,000 है, कैसे पता चला? क्योंकि उसका मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे टैक्स में हम लोग किधर भी ग्रॉस अमाउंट ही लेते हैं, नेट अमाउंट हम लोग किधर भी लेते नहीं है। तो नेट अमाउंट क्या है, 29,890 मेरा नेट अमाउंट है। नेट में अगर नेट अमाउंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट में टीडीएस ऐड करेंगे जो भी डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे बोला है नेट के बाद हम लोग आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 110 का, तो 29,890 में आप 110 ऐड कीजिए तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। मतलब ये मेरा ग्रॉस अमाउंट हो गया 30,000, और उसमें से मुझे सैलरी कितना देना है, 30,000 मेरा एक्सपेंडिचर है, उसमें से मुझे सैलरी के नाम पे 29,890 देना है, और टीडीएस पेबल है 110। तो ये मैंने क्या किया, नॉर्मल आपको पेमेंट करने से पहले एक बुक एंट्री पास करना होता है। तो बुक एंट्री आप जेबी में पास करोगे, कभी भी याद रखना, बुक एंट्री जो पास करना होगा वो जेबी में होगा। मतलब ये एंट्री आपको जो पास करनी है वो आप जेबी में पास करोगे। क्या पास करोगे, नॉर्मली ये देखो इसका डेट क्या लिखा है, डेट मैंने लिखा है 31 जैन 2020। क्यों, क्योंकि सैलरी कौन सी मंथ का है, तो सैलरी तो जैन मंथ का है, क्योंकि तभी मैं नेक्स्ट 5th को दूंगी ना। हमारी कंपनी का हो सकता है, अक्षय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पॉलिसी होगा कि वो एवरी 5th को हम लोग सैलरी देते हैं। तो एवरी 5th को देते हैं, मतलब अगर मैंने 5th फेब को आपको सैलरी दिया, मतलब किसका होगा, कौन से मंथ का होगा, वो जैन मंथ का ही होगा। तो जैसे ही मेरा जैन मंथ खत्म होता है, मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के टाइम पे बताया था, ड्यू और इससे विच एवर इज अर्लियर। इनकम फ्रॉम सैलरी के टाइम पे हम लोग ने डिस्कस किया था, ड्यू और इससे विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे ड्यू पहले हो रहा है, देखो ड्यू मतलब कभी आपका जनवरी मंथ खत्म हो गया ना, तो ड्यू हो जाता है। आपको ड्यू हो गया तभी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो आप उसको वहां पे क्या करो, 31 जैन को, या उसको बुक करके बताओ कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट उसको आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, अगर बोला है तो ही। अगर ये सेकेंड वाला एंट्री ऑप्शनल है, अगर आपको बोला है पेमेंट हो गया है करके, वाया बैंक अपने पेमेंट किया है, तो ही सेकेंड वाला एंट्री आएगा। मैं आपको दोनों एंट्री पास करके यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे एंट्री पास करना है। बट नॉर्मली फर्स्ट वाला ही एंट्री पास करना होता है मार्केट में भी, या नॉर्मल कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि सिर्फ बुकिंग का एंट्री करना होता है। पेमेंट तो जब सामने वाला बोलेगा कि आपने पेमेंट किया है, तभी मैं मेरे जेब से एक्चुअल पैसा गया होगा, तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो फर्स्ट वाला एंट्री तो आपको हमेशा पास करना है, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 29,890 एंड टीडीएस पेबल दैट इज 110। तो जब 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 आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट हुआ रहेगा, तो आपको इसी तरह से एंट्री पास करनी है। नरेशन लिखना है सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जैन, दैट्स इट। अगर इसके बाद अगर सेंटेंस, यहाँ पे भी सेंटेंस में किधर बोला नहीं है कि आपने पेमेंट किया है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सेकेंड एंट्री पास करके बताया है, दैट इज सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 29,890। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरी पेबल और टीडीएस पेबल को आपने पहले क्रेडिट किया था। दैट क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि ये आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब एनीथिंग पेबल इन फ्यूचर इट्स कॉल्ड लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो ये मेरा क्रेडिट हो गया, अभी नलीफाई करना पड़ेगा। तो नलीफाई करने के लिए इसको डेबिट करो, अपोजिट इफेक्ट। अकाउंट्स में दो चीजें होती है, या तो आप नलीफाई कीजिए या तो आप अपोजिट इफेक्ट दीजिए। हम लोग नलीफाई करने के लिए माइनस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपोजिट इफेक्ट देंगे। दो चीज आप कर सकते हैं, या तो डिडक्ट कीजिए या तो अपोजिट इफेक्ट दीजिए। अकाउंट्स में कभी भी माइनस नहीं किया जाता है, आपको अपोजिट इफेक्ट ही देना पड़ेगा। तो पहले आपने क्रेडिट किया था, अभी उसको नलीफाई करने के लिए आप उसको डेबिट कर दीजिए। अब बैंक मेरा जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल इज द क्रेडिट इज द गिवर, अब मालूम है आपको। तो मेरे को मेरा बैंक बैलेंस जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट करना है 30,000 से, तो ये पेमेंट की एंट्री होगी। अगर आपको बोला है तो ही पेमेंट की एंट्री पास करना है, ये नहीं तो ये नॉर्मल एंट्री है मेरा। समझ में आया? और सैलरी के टाइम पे आपको नेट अमाउंट भी दिया होगा, ग्रॉस अमाउंट भी दिया, मतलब टीडीएस का जो डिडक्शन है वो भी आपको दिया होगा। तो आपको एड बैक करके उसको पहले ग्रॉस बनाना पड़ेगा, दैट इज योर एक्सपेंसेस का अमाउंट। उसके बाद आप टीडीएस वगैरह भी डिडक्ट कर सकते हो। सो ये मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी था। क्लियर हुआ आप लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी का टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है? एवरीवन? यस सर। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट टीडीएस हम लोग ने जो देखा। सेकंड टीडीएस जो होगा, दैट इज आपको यहाँ पे देखो बोला है बैंक क्यों दिखाया है, और बैंक के बाजू में बहुत सारे पैसे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस भी है। ये क्या लग रहा है आपको, ये सब चीजें क्या हो सकती है? सो ये सब चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके एवरीवन?
ओके मैम। ओके।